मुझे रिसेंटली एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर वेक्टर क्या होता है, और इस बार मैं नहीं रोक पाया खुद को वो डेफिनेशन बताने से जो कि एक्चुअल में डेफिनेशन होती है। बियॉन्ड दैट, स्केलर वो चीज है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। आज हम जानने वाले हैं बियॉन्ड जेईई एंड नीट। हम एक ऐसी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि एक्चुअल थियोरेटिकल फिजिसिस्ट को पता होती है, जो कि जब वो रिसर्च पेपर स्टडी कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में जो डेफिनेशन होती है, आज मैं तुम लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूं। डायरेक्टली एग्जाम में तो इसका कोई यूज नहीं आने वाला है, बट कुछ न्यू सीख के जाओगे वो मैं गारंटी दे सकता हूं, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला। आज की शॉर्ट सी वीडियो होगी, मैंने सोचा तुम लोगों को तो बता रहा हूं तो ऑनलाइन के लिए रिकॉर्ड भी कर लेता हूं, एक वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। वैसे ही कंटेंट कम अपलोड कर रहा हूं मैं आजकल। बट वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर्स क्या होता है, आज मैं तुम्हें एक न्यू डेफिनेशन बताता हूं। उससे पहले क्या तुम लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ पता है, F = ma, है ना, कि एक्सेलरेशन और फोर्स जो है इस तरह से रिलेटेड होते, कुछ इस तरीके से। मैंने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया तो दैट विल बी द रीजन फॉर द एक्सेलरेशन, है ना, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वो इक्वेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये F = ma है या फिर P = mv। इसमें भी अगर तुम लोग देखोगे तो ये रही अगर वेलोसिटी, तो इसी डायरेक्शन में होता है मोमेंटम। हमने तो आज तक यही सुना कि सेम डायरेक्शन में होता है। ये जो हमारे पास एक फिजिकल लॉ है, फिजिकल लॉ। तो फिजिक्स में ना एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग जरूरी नहीं है कि मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूं इस बॉडी को धक्का लगते हुए। दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ये रहा और एक ऑब्जर्वर किसी चीज पे बैठ के वो भी चल रहा है आगे किस तरफ, ये खुद भी मूव कर रहा है इन मोशन, और मैं रेस्ट पे हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर एग्जांपल। तो फिजिक्स ये कहती है कि ये जो फिजिकल लॉ है ये इनवेरिएंट रहनी चाहिए, इनकी जो फॉर्म है वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए, सेम रहना चाहिए F = m में, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। अगर तुम रुके हुए हो या फिर चल रहे हो, याद रखना अभी मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। एक्सेलरेशन को गेम में लाएंगे, लेकिन वेट अ सेकंड, अभी पहले थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं। पहले अगर मैं रेस्ट पे हूं या फिर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये जो F = ma है इसकी फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है, हमें पता है कि मतलब एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन तो हमने पढ़ी हुई है कि जो फोर्स होता है मैं उसको लिख सकता हूं Fxi कैप Fyj कैप, ये रहा, और एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं Axi कैप Ayj कैप। ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी वो कुछ ऐसी होंगी XY, और इसके लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी वो होंगी X', Y'। बाय द वे पहले ही बता देता हूं कि थोड़ी सी एडवांस चीज पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा नहीं होगी पक्का प्रॉमिस, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा सिली क्वेश्चन है कि तुम लोग भी ऐसा कॉन्फिडेंस फील करने लग जाओगे कि भाई आपसे अच्छा तो क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूं। तो डोंट वरी एट ऑल, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे खुद से और ढूंढने की कोशिश की बुक्स में से, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, वो मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूं एक्चुअल डेफिनेशन। तो ये हमारे पास है रेस्ट में, ये हमारे पास, इनको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस आज तक हम वर्ड यूज करते थे ऑब्जर्वर, आज के बाद मैं बोल दूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नथिंग एल्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है वो जो ऑब्जर्व कर रहा है किसी सामने वाले मोशन को या किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने चुटकी बजाई ये इवेंट, मैंने दीवार पे जाकर घूसा मार दिया वो इवेंट है। उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? तुम लोग। तो तुम लोग इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे बैठे हुए हो, एंड दैट्स इट। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक रेस्ट वाला और एक मोशन वाला। इसका मतलब अगर मैं रेस्ट वाले के लिए लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, Fx Fy = समथिंग m होगा और यहां पे Ax Ay, ऐसा कुछ आ जाएगा फोर्स के कंपोनेंट्स। जो मूविंग वाला होगा उसके लिए F'(x Fy = m(Ax), कुछ इस तरीके से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, या एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, हां वो चेंज हो सकता है फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। लेकिन एक बात गारंटी दे सकते हैं हम, एंड विच इज कि ये जो फॉर्म है ना हमारे पास F = ma, या फिर दूसरे ऑब्जर्वर के लिए F' = ma', ये सेम रहनी चाहिए। फिजिकल लॉज आर इनवेरिएंट अंडर मतलब फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स, फिजिकल लॉज आर इनवेरिएंट। ये आइंस्टाइन ने बात लिखी थी, बाय द वे मैं एक बार लिख देता हूं कि फिजिकल लॉज
मैं उसको फिजिकल लॉ बोलूंगा ही नहीं, जो कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, याद रखना कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब हम यहां पे बात करेंगे फिजिकल लॉज आर इनवेरिएंट, चेंज नहीं होंगे फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। याद रखना यहां पे इनर्शियल वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी लिख सकता था। इनर्शियल मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पे भी हम रिस्ट्रिक्टेड हैं। जो फॉर्म है फिजिकल लॉज की F इक्वल टू एम में, वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए चेंज नहीं होने वाली, वो सेम रहेगी। उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स चेंज हो सकते हैं, वो अलग बात है। हाँ, वो हो सकता है, फॉर्म चेंज नहीं होगी। बाय द वे वैसे काम की तो नहीं है, लेकिन दूसरा भी एक लॉ है। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। ऑल ऑब्जर्वर्स लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। इस बार ऊपर इनर्शियल ऑब्जर्वर्स की बात हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। बात हमें समझ आ रही है कि हमें अभी भी स्केलर वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता लगा। बाय द वे मैं अपनी डायरी दिखाना चाहूंगा हमेशा की तरह, पहले मैं खुद को समझाता हूं, वीडियो में भी देख सकते हो। अब इसके बाद मैं ढूंढ रहा था कि कैसी क्वांटिटीज यूज करें हम। यहां पे F इज इक्वल टू एम ए है या फिर P इज इक्वल टू एम वी है, कैसी क्वांटिटीज हम यूज करें सच दैट ये बात ट्रू हो जाए पहले वाली कि कोऑर्डिनेट ये हमारे पास फिजिकल और इनवेरिएंट रहे। कैसी क्वांटिटीज होनी चाहिए। देन मुझे पता लगा कि ये जो हमारे पास वेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं आज तक, हम इन्हें बोलते हैं कोवेरिएंट क्वांटिटीज। कोवेरिएंट क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करोगे, अगर कभी भी एक ऑब्जर्वर से दूसरे में जाओगे तो इनके अंदर इनबिल्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कभी भी वन ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर की तरफ जाओगे, सेकंड ऑब्जर्वर की तरफ जाओगे, तो इसके अंदर इनबिल्ट होंगी, इनबिल्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर इनबिल्ट होने वाले हैं। याद रखना, ऐसी क्वांटिटीज को हम इन कोवेरिएंट क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फिजिकल लॉज के अंदर जो हम क्वांटिटीज यूज करने वाले हैं, दे मस्ट बी कोवेरिएंट क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ ही उनके कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स भी आए। मैं तुम्हें एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो पढ़ के सुनाता हूं। इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस F इक्वल टू एम ए, ट्रू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इट कैन only be expressed in terms of quantities whose transformation is encoded in quantities themselves. ऐसी क्वांटिटीज हम इनमें यूज करते हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर ही हो। मैं और थोड़ा इसको बेटर तरीके से बता सकता हूं और एक बार लिखवाना भी चाहूंगा, तुम लोगों के कभी काम आ जाए तो फिजिकल लॉज PL आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, मैं वही डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा जो मुझे मिली थी थोड़ा रिसर्च करने के बाद। बुक का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन कुछ 1950 के पहले की कोई बुक थी, जॉर्ज गैमो की थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंट क्वांटिटीज, so that they remain form invariant। फॉर्म इनवेरिएंट का मतलब जो F इक्वल टू एम में है वो F इक्वल टू एम में ही रहना चाहिए। हमें ऐसी क्वांटिटीज ढूंढनी थी। बाय द वे अभी तक जो मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं वो दोनों ही इक्वेशन में तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पे वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होती है। एंड फाइनली मैं कोवेरिएंट क्वांटिटीज के बारे में बताना चाहूं विच कैरी देयर ओन ट्रांसफॉर्मेशन लॉज। कोवेरिएंट क्वांटिटीज ऐसी होती हैं विच कैरी देयर ओन ट्रांसफॉर्मेशन लॉस। आइंस्टाइन ने एक और बात बोली थी, मुझे पर्सनली तो नहीं बोली थी लेकिन अपनी बुक में लिखी थी कि अगर कभी भी मैं कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आज तक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, इस तरीके को कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, x, y होता है। क्या तुम लोगों को पता है एक और तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिन्हें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं? उनके लिए हमें एक r और एक थीटा की जरूरत होती है। यहां पे अगर मेरे को किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ ऐसे आता है, r cos थीटा, r sin थीटा, कुछ इस तरीके से आता है। ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसका मतलब है अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आज तक हम यूज करते थे उसकी जगह अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यूज कर दूं, फिजिक्स में फर्क नहीं आना चाहिए।
और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लॉज भी हमें पता होने चाहिए। दैट इज व्हाई वी यूज कोवेरिएंट क्वांटिटीज। आज के बाद हम चीजों को और ज्यादा सॉलिड बना रहे हैं, लेकिन अभी भी आंसर नहीं मिल रहा यार। व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स? नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जर्वर है, एक मैं ही ऑब्जर्वर हूं एट रेस्ट एक्स वाई। मैं ऑब्जर्वर हूं, इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं, या फॉर एग्जांपल रेस्ट पे ही बैठा हुआ, ठीक है। ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई। मैं ऑब्जर्वेशन इनका यूज करके करूंगा। मैं हूं राजन, ये राजन फ्रेम, राजन्स फ्रेम। इसके अगर मैं थोड़ा सा रोटेशन कर दूं एक्स एक्सिस की, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वाली है और दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस को जस्ट मैंने टिल्ट कर दिया। अगर यहां से है एंगल थीटा तो यहां से भी एंगल मूव हुआ होगा थीटा। ये है हमारे पास वाई डैश और ये है एक्स डैश। मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम है वीनस फ्रेम। एक तो कभी कभी मेरे को लगता है राजन से ज्यादा वीना फेमस हो गई है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा ही तो कैरेक्टर बनाया हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास है एक्स वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स डैश वाई डैश। अगर मैंने यहां पे कोई भी पॉइंट लिखा है, ध्यान से समझना, आने वाली है डेफिनेशन अब, ठीक है। अगर हमारे पास कभी भी एक पॉइंट है लेटर से P, तो ये रहा मेरे पास डिस्टेंस R। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस में देखना चाहूं, बड़ा आसान सा, ठीक है, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस में देखना चाहूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स कोमा वाई। लेकिन अगर मैं एक्स डैश वाई डैश में देखना चाहूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं फॉर एग्जांपल, और एक यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये तुम लोगों का काम है। इट इज फेयरली सिंपल टू कैलकुलेट। मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूं, तुम लोगों को निकालना है ये वाला, ये जो हमें दिख रहा है ये है एक्स डैश और ये हमारे पास है वाई डैश। अगर तुम लोग एक्स डैश वाई डैश निकाल के देखोगे कुछ ऐसा आएगा, एक्स कॉस थीटा। करके देखना, सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा कितना था, ये कलर चेंज करते हैं, बाय द वे ये हमारे पास है y और ये हमारे पास था x, ये हमारे पास है x। अब निकालना x डैश y डैश आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कुछ इस तरीके से, x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू माइनस x cos थीटा और माइनस x sin थीटा और y cos थीटा। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं डिफाइन कर सकता हूं अंडर और रोटेशन। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या की है, ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे ऑब्जर्वर की, वन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दूसरा रोटेटेड फ्रेम है, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन। अगर कभी भी मैं ही, फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, अभी के लिए ये वीनस फ्रेम को भूल जाते थोड़ी देर के लिए, अगर मुझे एक फ्रेम एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश में जाना है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हो रही है, याद रखना, ठीक है। मैं रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाता हूं तो क्या फर्क पड़ता है कोऑर्डिनेट्स पे, दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, दीज आर द रूल्स। ये देख लो, ये तो इनबिल्ट थे इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। एक से दूसरे में जाता, और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन की बात हो रही है। समझ आया है ना, मजेदार चीज है ना। एंड फाइनली नाउ आई कैन डिस्क्राइब व्हाट अ स्केलर एंड वेक्टर इज। अगर कभी भी मैंने एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर करा, जो कि यहां पे आर के इक्वल होगा, आर स्क्वायर के होगा, सॉरी, ये जो आर स्क्वायर है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ी डिपेंड करेगा कि मैं एक्स वाई फ्रेम में हूं या एक्स डैश वाई डैश फ्रेम में हूं। डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं बाय द वे। अगर मैं ऐसे हूं या मैं थोड़ा टिल्टेड हो जाऊं, मैं कैसे भी हो जाऊं, अभी न्यूटन मैकेनिक्स में भी बताया था ना, F इक्वल टू एम में अगर सीधे वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए है F डैश इक्वल टू एम ए डैश, टिल्टेड वाले कोऑर्डिनेट के लिए फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन को रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूं, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये जो चीज है R, this must be same independent of which coordinate axis you are using। इसका मतलब है अगर तुम ये चीज देखोगे और इसमें अगर वैल्यूज डाल के देखना, इसको मैं R डैश बोल देता हूं, दूसरे वाले के लिए मैं खुद से मान के चल रहा हूं, मैं खुद से मान के चल रहा हूं कि R डैश अलग आएगा, हालांकि दिस R इज डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बट फिर भी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, आर स्क्वायर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं क्लेम कर रहा हूं ये जो आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर के इक्वल आएगा, या फिर आर डैश इक्वल टू आर आएगा। दिस इज इनवेरिएंट,
ट्रांसफॉर्मेशन विच इज रोटेशन, रोटेशन। ऐसी क्वांटिटी जो इनवेरिएंट रहे, प्रूव करना मुश्किल बात नहीं है। एक्स डैश की वैल्यू पुट करो, cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर, प्लस वाई डैश की वैल्यू पुट करो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। जब तुम इस ब्रैकेट को ओपन करके देखोगे तुम्हें पता लगेगा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करके देख लेना, करके देखना। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट रहे, वी कॉल दिस क्वांटिटी स्केलर्स। मिल गई डेफिनेशन स्केलर की। स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज, हमने आज तक सुना था जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अरे लाला रुको एक सेकंड के लिए, स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जो कि अंडर अ सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, लेट अस से रोटेशन, रिफ्लेक्शन के बारे में भी अभी बात करते हैं, बट वेट, अगर अंडर रोटेशन वो इनवेरिएंट रहे, चेंज ना हो। हमने देखा ना, इसका प्रूफ देखा कि ये जो आर स्क्वायर है, मतलब आर डैश स्क्वायर कर लूं या आर स्क्वायर कर लूं सेम ही बात है। इसका मतलब है जो आर है हमारे पास, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब तुम लोग खुद से भी देख सकते हो, क्या ये आर डैश या ये एक्स डैश प्राइम, क्या ये वेरिएंट है या इनवेरिएंट है? क्या ये चेंज होगा? दिख रहा है तो चेंज होगा ही, हाँ इंडिविजुअल पार्ट तो चेंज होगा। इसका मतलब अब मैं डिफाइन करने वाला हूं वेक्टर्स को। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स का मतलब है ऐसी क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास कोई भी एक चीज है यू वेक्टर फॉर एग्जांपल, विच इज यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं। अगर ये वेक्टर हुआ तो ये यू डैश में बदलेगा इन सच अ वे, ये जो यू एक्स है ये बदल जाएगा यू डैश एक्स में, ये यू वाई है ये बदल जाएगा यू वाई डैश में। अगर ये वेक्टर हुआ तो, अगर वेक्टर ना हुआ स्केलर हुआ तो चेंज नहीं होगा, इनवेरिएंट रहेगा। इन अ सेम वे, इसका मतलब क्या हुआ अगली लाइन का? इन द सेम वे यू एक्स डैश भी उसी तरीके से बदलेगा जिस तरीके से एक्स डैश बदला था। मतलब ये भी ऐसा लिखा जाएगा, यू डैश एक्स इक्वल टू यू एक्स कॉस थीटा प्लस यू वाई साइन थीटा, और दूसरा आएगा यू वाई डैश इक्वल टू यू माइनस यू एक्स साइन थीटा प्लस यू वाई कॉस थीटा, एंड दैट इज इट, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ऐसी क्वांटिटीज जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के होते ही चेंज हो जाए विद द सेम रूल्स एज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म। जैसे कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, अब मैंने बताया ना कि जैसे इनबिल्ट रूल होते हैं, इनबिल्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होते हैं इसके बदलने के, वो कहां से आए? इनबिल्ट रूल। जैसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और इसी को हम जनरलाइज करते 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 हम भाई इतनी ज्यादा डेप्थ तक पहुंच सकते हैं, हम आइंस्टाइन की थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक भी पहुंच सकते हैं। सोचो, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसके लिए हमें चाहिए होती है बाय द वे टेंसर क्वांटिटीज। यार काश मैं वीडियो यहां ना खत्म कर पाता और तुम्हें थोड़ा सा बता पाता कि टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, और मेरा प्लान भी तो यही है, मैं तो बता के जाऊंगा, थोड़ा सा ही बता पाऊं लेकिन बताऊंगा जरूर। ठीक है, मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं टेंसर क्वांटिटीज। बाय द वे इससे मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। मैं क्रिस्टोफल सिंबल बता सकता हूं जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज होते। बहुत डरावनी सी चीज लगती थी मुझे ये, कुछ ऐसी सी चीजें फॉर एग्जांपल मैंने लिख दी, या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कभी तुम लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा। भाई इतनी मजेदार चीजें हैं ना, ये जो ये जी म्यू न्यू लिखा हुआ, दीज आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। अब इसके बारे में बात करते हैं, टेंसर क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करें। वेक्टर समझ आ गया, स्केलर समझ आ गया। स्केलर का मतलब अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट रहना चाहिए, और वेक्टर होता है अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, वन ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगे। तो याद रखना अभी मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब भी हम रोटेशनल अंडर सम रोटेशन करते हैं, कोई भी अगर हम रोटेशन कर रहे हैं तो क्वांटिटी भी चेंज होगी, वेरिएंट होगी इन सच अ वे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म। जैसे कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ना, एक्स डैश एक्स में बदला था, वाई डैश वाई में बदला था, वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सही चल रहा था सब कुछ। अच्छा बाय द वे मैं इसको मैट्रिसेस में भी लिख सकता हूं। एक छोटी सी चीज जस्ट मैं बताना चाहूंगा, यू एक्स डैश यू वाई डैश इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, कॉस थीटा साइन थीटा। जिन्होंने मैट्रिसेस पढ़ी है उनको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। इस तरीके से लिखा जा सकता है, पहली रो को इस कॉलम से करना होता है, दूसरी रो को इस कॉलम से, फिर कंपेयर, तो यहीं पहुंच जाओगे। जस्ट नोटेशन, वी कॉल दिस 2 क्रॉस 2
रोटेशन मैट्रिक्स। 3x3 की भी होती है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसमें नहीं घुसने वाला हूं अभी। मैं कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करने थोड़ी आया हूं। एक्सटेंशन तो तुम कर ही लोगे, मेरे को तो बेसिक स्पार्क जगानी, थोड़ी चिंगारी लगानी है, बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे, भरोसा है मुझे। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। टेंसर पे बढ़े क्या? टेंसर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो कि अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स चेंज हो जाएं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअल कंपोनेंट चेंज हो जाए लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज सेम रहे। मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। मैं सीधा आना चाहूंगा, यहां काफी दूर आना पड़ेगा नोटबुक में टेंसर समझाने के लिए, तो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ के सुनाऊं तो मैंने कुछ ऐसी लिखी जो मुझे मिली है। A tensor is a quantity or object whose component change in a specific way under coordinate transformation so that underlying geometric or physical quantity remain unchanged। एक बार मैं लिख देता हूं, कुछ इस तरीके से लिखने की बात कर रहा हूं मैं। This is called टेंसर क्वांटिटी। अगर कभी भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो उसके कंपोनेंट्स इस तरीके से चेंज होंगे। जैसे वेक्टर में क्या था, वेक्टर के कंपोनेंट उस तरीके से चेंज होते हैं जैसे कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। इसमें थोड़ा और जनरलाइज कर दिया हमने चीज को, इस तरीके से टेंसर के कंपोनेंट चेंज होते हैं सच दैट अंडरलाइंग ज्योमेट्रिक और फिजिकल क्वांटिटी अनचेंज्ड रहे। हमने जनरलाइज कर दिया ये वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन को। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मतलब स्केलर, वेक्टर, उसके बाद क्या थोड़ा आगे और बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से ये है हमारे पास, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था अगर एक बॉक्स है उस पर मैंने फोर्स लगाया तो वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जहां एक्सेलरेशन वही फोर्स। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं मोमेंटम के बारे में बात कर रहा था तो ये रहा अगर मोमेंटम, तो ये रही वेलोसिटी। अगर एक सैटेलाइट मूव कर रही है किसी ऑर्बिट में, ये रही अगर उसकी वेलोसिटी, तो यहीं पे ही होगा उसका मोमेंटम भी, है ना, सेम डायरेक्शन। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज आ जाए, अगर मैं देखूं एंगुलर वेलोसिटी, तो ऐसे भी सैटेलाइट मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ये पेन मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, सभी देख पा रहे हो, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी यहां भी हो सकती है, मैं इसको थोड़ा रब करना चाहूंगा, और एंगुलर वेलोसिटी तो इस एक्सिस के अबाउट भी हो सकती। लेट अस से एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, ओमेगा, यहां भी ओमेगा, ऊपर की साइड भी ओमेगा है, यहां की साइड भी ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं एक फॉर्मूला देखना चाहूं विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, दिस इज कॉल्ड, डोंट वरी, मेरे पास इससे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तो मैं 2-3 एग्जांपल से समझा के जाऊंगा, ठीक है, बढ़िया। अगर मैं देखूं एंगुलर वेलोसिटी हर जगह पे सेम है, लेकिन अलग अलग एक्सिस के लिए तुम लोग पढ़ोगे, अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए बात कर रहा था, तुम लोग तो पढ़ोगे अभी, है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट वेट अ सेकंड। अलग अलग एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया सुना है ना, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी, ड्यू टू इट्स एबिलिटी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट। अगर किसी स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहना चाहेगी बॉडी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी। वैसे एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसी की जनरलाइजेशन फॉर रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो सकता है, इस एक्सिस के अबाउट अलग हो सकता है, बाहर वाली एक्सिस के अबाउट अलग हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखने के लिए जाऊं तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो सकता है। भाई साहब, वेक्टर को हमें जोड़ना आता है। अगर मैं वेक्टर को जोड़ना चाहूं तो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। बट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को जोड़ना चाहूं तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। भाई साहब, फाइनली हमें एक चीज मिली है, ऐसी हमें इक्वेशन मिल गई आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, शायद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें एक ऐसी चीज मिली है जिसमें वेक्टर्स हैं लेकिन दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। आज तक हमने जितनी भी इक्वेशन देखी थी, F इक्वल टू एम ए हो या फिर P इक्वल टू एम वी हो, उसमें जहां V है वहां P है, लेकिन इस बार हमें एक ऐसी इक्वेशन दिखाई दी है जिसमें टू वेक्टर्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। क्या होता है उससे, आगे देखते हैं। तुम लोगों ने ओम्स लॉ सुना होगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एग्जांपल देखते हैं। बाय द वे, मैं ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म यूज करना चाहता हूं, विच इज दिस वन, J इज इक्वल टू सिग्मा E, जहां पे ये सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। ओके, बढ़िया।
मान लेते हैं हमारे पास एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, उसके 3 डायमेंशन है तो 3 डायरेक्शन में हो सकती है। लेट अस से अभी 2 डायमेंशन तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ये रहा करंट डेंसिटी J, ठीक है, थोड़ा छोटा एरो बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, ये रहा J, और किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस लगा सकता हूं। किसने मेरे को रिस्ट्रिक्ट किया कि मैं सिर्फ x की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा या y की डायरेक्शन में लगाऊंगा, है ना। इसका मतलब है अगर ये एंगल है हमारे पास थीटा और J अगर मैं इधर ले जाऊं, ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, J का अगर यहां पे कंपोनेंट देखें तो आएगा कुछ jx। वैसे हमें पता है J cos थीटा आता है, यहां J sin थीटा आता है, बट लेट्स गो विद दिस वन ऑन, ठीक है। ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है। मैं क्लेम कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये हमारे पास करंट डेंसिटी है। अगर ये रही हमारे पास करंट डेंसिटी, ये जो करंट डेंसिटी का x कंपोनेंट है, इसका कितना इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इफेक्ट होगा इसको बनाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है उसका कितना इफेक्ट होगा इसको बनाने में। अगर कभी भी ये रही J, ये रहा हमारे पास E, इसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये जो सिग्मा होगा ये जस्ट एक नंबर होगा, जस्ट अ नंबर। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में ना हुए तो तब हमारे पास बात है कि ये जो Jx है ये Ex की वजह से भी आ सकता है, Ex का भी इस पे इफेक्ट होगा, x डायरेक्शन में जो करंट होगा, जो करंट डेंसिटी होगी उसका लेना देना x के साथ भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट भी उस पर इफेक्ट करेगा और y कंपोनेंट भी इफेक्ट करेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं सिग्मा xx, इसको नाम दे देता हूं सिग्मा xy। कितने नंबर की जरूरत पड़ रही है, 2 नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। जो करंट डेंसिटी का x कंपोनेंट है उसका लेना देना होगा Ex के साथ भी, Ey के साथ भी, ऐसे ही ध्यान से समझना, Jx पे इफेक्ट Ex का भी होगा, Ey का भी होगा। दैट मींस अगर मैं J को पीछे की डायरेक्शन में ले जाऊं तो ध्यान से देखना, ये Ey है हमारे पास, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, Jy इज इक्वल टू Ey का भी इफेक्ट होगा इस पे और Ex का भी होगा, Jy Ey। ये जो Jy है इसका लेना देना Ex के साथ और Ey के साथ, दोनों के साथ होगा। आई नो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटीज, बट वेट अ सेकेंड, थोड़ी सांस लो, थोड़ा फील करने की कोशिश करो इसको। जो करंट डेंसिटी होती, कुछ ऐसे भी हमारे पास मटेरियल है, कुछ ऐसे आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं जिसमें इस डायरेक्शन में करंट 0 होती है और सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होती है। इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन ये हमारे पास ऐसे टाइप के मटेरियल है, वी कॉल दिस एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स। एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स, अलग अलग डायरेक्शन में करंट हो सकता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का हो सकता है। करंट डेंसिटी बाय द वे अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब जो J का x कंपोनेंट है उस पे Ex भी काम करेगी, Ey भी काम करेगी। जो Jy का कंपोनेंट है उस पे Ex का भी कुछ इफेक्ट होगा, Ey का भी कुछ इफेक्ट होगा। मैं तो जनरलाइज करना चाह रहा हूं ना चीजों को, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा Yx सिग्मा Yy। बाय द वे मैं पहली वाली जो नोटेशन है वो यहां से लेता हूं, दूसरे वाली नोटेशन यहां से लेता हूं। कितनी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, अगर मुझे इन जनरल Jx लिखना है तो कैसे लिखूं, तो यह आ जाएगा सिग्मा Jx पे कौन कौन इफेक्ट कर रहा है, तो यह आ जाएगा सिग्मा xx Ex सिग्मा xy Ey। Jx मतलब x डायरेक्शन में करंट डेंसिटी बनाने के लिए x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिस्पॉन्सिबल होगी और y डायरेक्शन की भी रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि इस बार हम ऐसे क्रिस्टल्स के, ऐसे मटेरियल की बात कर रहे हैं जिसमें x और y 2 डायरेक्शन में करंट हो सकता है, मे बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसे क्रिस्टल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो करंट डेंसिटी इन दी x डायरेक्शन है उस पे Ex का भी लेना देना होगा, Ey का भी लेना देना होगा। कुछ ये अफेक्ट कर रही होगी इसको, कुछ ये भी अफेक्ट कर रही होगी, मे बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट कर रही होगी। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। लेट अस से यहां कहीं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसके हमने 2 कंपोनेंट्स कर लिए, बट अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमने डायरेक्टली कंपोनेंट यूज कर लिया। ऐसे ही Jy लिखना चाहे तो आएगा सिग्मा Yx Ey
प्लस ई एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई ई वाई। फिर से इसको मैं लिख के दिखाऊं एक चीज में, देखना ये आ जाएगा हमारे पास जे एक्स जे वाई, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई एक्स सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई वाई। हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ गई जिसमें भाई साहब आज तक हमने सिर्फ ये दो कंपोनेंट देखे थे। वेक्टर्स के अंदर सिर्फ ये दो चीजें होती हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता था। या तो एक्स डायरेक्शन का इफेक्ट होता था एक्स का एक्स पे या वाई का वाई पे। ये कंपोनेंट आज तक हमने कभी नहीं देखे थे, क्योंकि दिस इज द जनरलाइज्ड, दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ अ टेंसर, वी कॉल दिस। ये जो चीज आई है जिसपे दो वेक्टर में, अगर टू डायमेंशन की बात करें, मैं 3D नहीं लेके आया हूं अभी, वेक्टर में अगर हम टू डायमेंशन में बात करें तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो ही तो होते हैं, एक एक्स एक वाई। टेंसर में यहां पे 4 है। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन पे लेके जाता तो मैं कुछ ऐसा लिखता, एक्स 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 वाई एक्स जेड, और दूसरा आता वाई एक्स वाई 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 जेड, जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, कुछ इस तरीके से। वी कॉल दिस कंडक्टिविटी। साथ में मुझे लिख देना चाहिए वी कॉल दिस टेंसर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज है, हां ये चेंज हो सकती है, लेकिन इस तरीके से चेंज होगी कि कंडक्टिविटी ही रहे। एंड दैट्स इट, एंड दैट इज इट। ऐसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखता तो कुछ ऐसे लिखता, एक्स 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 वाई एक्स जेड, ऐसे ही वाई एक्स वाई 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 जेड, और तीसरा है जेड एक्स जेड वाई जेड जेड। ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स चेंज हो सकते हैं बाय डूइंग सम ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट फिजिकल अंडरलाइन फिजिकल क्वांटिटी चेंज ना हो। तो टेंसर क्वांटिटीज हमें कब दिखाई देती हैं? टेंसर क्वांटिटीज हमें दिखाई देती हैं जब भी हमारे पास एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और भी चीज है, अगर एक एरिया है, हमें पता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये रहा एरिया वेक्टर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब जब सरफेस चेंज होगा, सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज होगी, वेक्टर की भी ओरिएंटेशन चेंज होगी, सच दैट ये इसके परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, और मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा सकता हूं इस एरिया पर? कहीं भी। एंड दैट्स इट दोस्तों, खुशी हुई थोड़ी सी। फिर से दो वेक्टर आ गए सच दैट उनकी डायरेक्शन नीड नॉट बी सेम। इसका मतलब F इज इक्वल टू समथिंग होगा इनटू A। फिर से मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होंगे, दिस मस्ट बी सम टेंसर क्वांटिटी, वी कॉल दिस स्ट्रेस टेंसर। ऐसे हमारे पास स्ट्रेन टेंसर होता है, एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो एक न्यू तरह का कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये भी टेंसर है ये भी टेंसर है, तो इसके बीच में से जो आएगा वो भी टेंसर ही होगा। इसका मतलब हम डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं टेंसर की। देखना, टेंसर की डेफिनेशन जो मैंने बनाने की थोड़ी सी कोशिश की थी वो कुछ इस तरीके से है कि अगर एक हमारे पास टेंसर मशीन है, टेंसर इज अ मशीन, अगर हम इसमें डालें कोई भी वेक्टर या फिर टेंसर डालें तो आउटपुट में भी हमें कोई वेक्टर या टेंसर मिलना चाहिए। वेक्टर डालेंगे तो टेंसर भी मिल सकता है। ठीक है, वेक्टर डाल रहे हैं ये मिलेगा, देन आउटपुट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ, ये जो भी आउटपुट होगा मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसको ऐसे बोले कि दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप, अभी तक जितने भी हमने देखे हैं, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, these are the tensors are the output of linear relationship, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वालों से आए, लीनियर रिलेशनशिप विद मल्टीपल कंपोनेंट्स। अरे मल्टीपल कंपोनेंट्स, वी कॉल दिस multilinear machine, and that is it। दो इसकी पहचान, दो इसकी
अच्छी बातें होती हैं टेंसर क्वांटिटीज की। मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम जब बताऊंगा तो मैट्रिक टेंसर के बारे में बताऊंगा, पक्का प्रॉमिस। मैट्रिक टेंसर क्या होता है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे की पार्ट, एंड दैट इज, फिलहाल के लिए अगर हम देखें, दिस इज लीनियर रिलेशनशिप विद मल्टीपल कंपोनेंट्स। ये आउटकम होते हैं लीनियर रिलेशनशिप के, लेकिन इनके खुद के अंदर 9 फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो। दैट इज वाई वी कॉल देम मल्टीलीनियर। और दूसरी चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो कुछ इस तरीके से बताई थी कि टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जो कि अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो इन अ स्पेसिफिक वे, अंडरलाइंग फिजिकल और ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज्ड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही रहे अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एज आई प्रोमिस्ड, एक छोटी सी चीज हमने आज बात की है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रोटेशन की, और भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। बताता हूं क्यों। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तुम इसको कितने एंगल से घुमा सकते हो, रैंडम कितना भी घुमा दो, 0.5, 0.2, कितना भी घुमा दो भाई, तुम्हारी मर्जी है। दीज आर कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, जितना चाहो उतना घुमा सकते हो। लेकिन रिफ्लेक्शन एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है फॉर एग्जांपल, रोटेशनल वाली, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है हमारे पास, अगर ये है एक्स वाई, तुम मुझे कुछ भी रोटेशन करके बता दो, क्या आंसर आ सकता है एक्स डैश वाई डैश, कुछ इस तरीके से आ सकता। कोई भी रोटेशन कर लो, घुमा दो इसको जैसे मर्जी, जैसे मर्जी घुमा के देख लो, क्या ऐसी कोऑर्डिनेट एक्सिस बन सकती है? आंसर इज नो। ये एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन थी इस तरीके से। मैं कितनी भी रोटेशन कर लूं इस एक्स और वाई की, मैं ये नहीं बना सकता कभी भी, है ना। दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर, क्योंकि इसमें सडन जंप होती है। भाई बीच में कुछ आया ही नहीं, बस पहले ऐसे था और फिर इसको ऐसे घुमा दिया, बीच की वैल्यू कहां गई? तुमने तो इसको 180 से घुमा दिया ना एक्स एक्सिस को, तुमने वाई डैश वाई ही रहा, लेकिन एक्स डैश को माइनस एक्स कर दिया सडनली। That is why these are called improper transformations. मेरे को ये बताना है नेक्स्ट टाइम improper transformation के लिए। और अगर मान लो कभी भी हमारे पास ना तो रोटेशन हो ना ट्रांसफॉर्मेशन हो, अगर हमारे पास relative motion हो गया, तो अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दूसरे के रिस्पेक्ट में ना तो घूम रही है ना ही रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चलना स्टार्ट हो गई, तो फिर क्या होगा? मूविंग, ये y ये x, अगर मूव करना स्टार्ट हो गई मोशन में, तो क्या करेंगे? तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलरेडी मैं इसका अपने चैनल पे वीडियो एक बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जरूर जाके देखना। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से। वैसे मेरा बताने का तो मन नहीं है क्योंकि पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी कुछ इस तरीके से बताई थी। एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट ये बन जाता है, वाई और जेड की तरफ कुछ नहीं चल रहा तो वो सेम है, z डैश इक्वल टू z, एंड दैट्स इट। दोस्तों ये बताना चाहता हूं, स्केलर्स मतलब ऐसी क्वांटिटीज अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहे, ठीक है। बाय द वे मैंने आज रोटेशन का एग्जांपल लिया है। अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन अगर चेंज हो जाए विद द सेम रूल्स एज कोऑर्डिनेट्स, हम उन्हें, यहां नहीं लिखा हुआ, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। लेकिन अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने आए जिनके कंपोनेंट्स चेंज हो इन सच अ वे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इन सच अ वे सो दैट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड, हम उसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। जस्ट वेक्टर के आगे बढ़ गए हम एक स्टेप, तो हम स्केलर को रैंक 0 टेंसर भी बोलते हैं, कोई अलग चीज नहीं है टेंसर। वेक्टर को रैंक 1 टेंसर बोलते हैं, और उसके बाद तो रैंक 2 टेंसर आ जाते हैं, रैंक 3 टेंसर आ जाते हैं, हायर ऑर्डर टेंसर्स आ जाते हैं, एंड अप टू सो ऑन। अगर यहां पे देखें तो एक ही वैल्यू होती है इसकी। वेक्टर में देखें अगर 3 डायमेंशन है तो 3 वैल्यूज होंगी, 3 डायमेंशन है 9 वैल्यूज होंगी, 27 होंगी। तो ये हो रहा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे अप टू सोन कंपोनेंट्स बढ़ते जाते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 4 डायमेंशनल यूनिवर्स की बात हुई है, तो कितने कंपोनेंट्स आएंगे सोच लो। 4 डायमेंशनल यूनिवर्स की बात हुई, ठीक है। तो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, तो सोचते रहना कितने कंपोनेंट्स आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे ख्याल से कुछ न्यू चीज समझे होंगे। मेरे को अभी बताना है इस इम्प्रॉपर
ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं इसके बारे में, जब मैं मैट्रिक टेंसर के बारे में थोड़ा बताऊंगा ना, तब इसके बारे में बताऊंगा। तब हमारे पास एक न्यू चीज आएगी विच इज, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमारे पास सूडो स्केलर जैसी चीजें भी होती है। अगर हम r डैश माइनस r में बदल जाए, ऐसा सा कुछ, मैं अभी अधूरा बता के नहीं छोड़ना चाहूंगा, वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग अपना ख्याल रखना, और तुम लोग ऑनलाइन वालों अगर कुछ चीज समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही अगर और भी चीजें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं, कोई फोर्स वाली बात नहीं है भाई, यूट्यूब पे तो डालते ही रहता हूं मैं ये सारी चीजें, अगर नहीं भी करना है तो डोंट वरी एट ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लेना ख्याल रखो, बाय बाय।